नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसेल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा पार्ट है। जी हां, रक्त परिसंचरण तंत्र का आज तीसरा भाग है। हमने काफी कुछ देख लिया ब्लड के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया पूरा। पहले पार्ट में सब कुछ देखा, छोटी छोटी बिंदु को, है ना, बिंदुओं के माध्यम से देखा कि ब्लड क्या होता है। दूसरे पार्ट में हमने ब्लड प्लाज्मा को देखा, प्लाज्मा में स्थित प्रोटीन को देखा, हमने देखा ग्लोबुलिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन क्या होता है, फाइब्रिनोजन क्या होता है, प्लस हमने सारा स्ट्रक्चर देखा, रेशियो क्या होता है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का बहुत डिटेल में गए। हमने आरबीसी के स्ट्रक्चर को पूरा देखा, वाइट येलो बोन मैरो क्या होता है, रेड बोन मैरो क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सब कुछ हमने देखा। आज तीसरे पार्ट में हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को देखेंगे, ठीक है। ये 5-6 पार्ट जाएगा साथियों, क्योंकि इसी में हर्ट भी है, ये हर्ट भी है। तो और यहाँ से सवाल इतना ज़्यादा बनता है परीक्षाओं में कि बिल्कुल बिना इसको कायदे से पढ़े हुए जान लीजिए आप बेकार है। चलिए, थोड़ा सा आरबीसी वाले में बचा हुआ था, देखते हम लोग। विटामिन B6, ठीक है, जो देखा होगा उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या चीज है, और अगर जो नहीं देखा है, बाई चांस उसका बेस अच्छा है ना, तो हो सकता है वो पूरा समझ जाए अच्छी तरीके से। चलिए देखते हम लोग विटामिन B6। साथियों, हम लोग विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो विटामिन B6 का यहां क्या रोल हो रहा है? सिर्फ एक चीज हो रहा है कि ये आयरन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब, ठीक है, माने पचाता है, एब्जॉर्ब करता है, घूंट लेता है, पचा लेता है। तो आपको पता है कि अगर ये विटामिन B6 न रहे तो आरबीसी का निर्माण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिका कायदे से नहीं फॉर्मेट हो पाएगी। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें होता है क्या, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन H क्या है, हीम क्या, एक आयरन है, ठीक है, आयरन है, और ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है। तो जब आयरन रहेगा ही नहीं तो कहां से बनेगा Hb, हीमोग्लोबिन, और जब हीमोग्लोबिन नहीं है सोच लीजिए तो आपका आरबीसी बिल्कुल चांस ही नहीं है, ठीक, सिस्टम डैमेज हो जाएगा, पूरा सिस्टम बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक आयरन रहेगा नहीं तब तक हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, जब तक हीमोग्लोबिन रहेगा नहीं तब तक आरबीसी हो ही नहीं सकता भाई, उसमें उसका कलर लाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब मिलता है तभी उसका कलर लाल हो जाता है, ठीक है, आरबीसी में। तो विटामिन B6 अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा खाना लिया हमने जिसमें विटामिन B6 भरपूर मात्रा में है, तो वो क्या काम करता है हमारे शरीर में जितने, अब जैसे मान लीजिए हमने एप्पल लिया, अब उसमें आयरन है, अब आयरन को पचाने वाले चीज क्या होता है, विटामिन B6। अब विटामिन B6 न रहे, आयरन पचेगा ही नहीं। हम लोग एप्पल खा लिया और चीजें तो एब्जॉर्ब हो गई, बट आयरन जैसे आया था खाने के और लैट्रिन के माध्यम से निकल गया। तो फिर जब आयरन रहेगा नहीं, हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं तो आरबीसी बनेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब कि आरबीसी के निर्माण में बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कौन? विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6। ब्लड की कमी से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया को सभी लोग जानते हैं कि ब्लड की कमी से होता है, ठीक। ब्लड की कमी वाले में 3-4% को बढ़िया से आता है, जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया हो गया, आपका ल्यूकेरिया हो गया, आपका एनीमिया हो गया, ठीक है, और ये सिकल सेल एनीमिया हो गया। कुछ चीज़ें बिल्कुल केवल ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, रोग है, उनके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो जहाँ हमारे शरीर में खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी है, वहाँ क्या हो जाएगा? एनीमिया। कहते हैं एनीमिया का रोगी है, खून है ही नहीं है। अपना खून देख करके बिल्कुल बता सकते हैं कि खून है कि नहीं है, कितना Hb है, हीमोग्लोबिन कितना है। हम लोगों ने देखा था कितना होना चाहिए, लगभग 14-15 होना चाहिए मेल में, ठीक है। तो कमी से क्या होगा? एनीमिया। और अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है, हमारे में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, मान लीजिए जैसे होता है ना कि कुछ
अजीब अजीब चकत्ता टाइप दिखाई देता है ब्लड पर, मतलब हाथों में, उंगलियों में खूब। और आपने देखा होगा शायद लक्षण जिसको बोलते हैं, लक्षण है ना, कहते हैं कि इसके हाथ में लक्षण है, बड़ा लाल लाल खूब रहता है। मेरा एक दोस्त था, है ना, और देखिए बड़े सौभाग्य से कि इसी कोर्स के दौरान करते दौरान ही वो दोस्त बना था, है ना, नाम मैं ले लूं अगर उसका, तो हम लोग दुबे दुबे कहते थे, ठीक है। तो उसका एक हाथ में लक्षण था, लाल लाल था टोटल। क्या था वो? जहां पर आरबीसी ज्यादा हो जा रहा है तो पॉलीसाइथेमिया वो रोग होता है, ठीक है, चकत्ता टाइप हो जाता है, ठीक है, ब्लड के चकत्ते पड़ जाते हैं। मैंने फिगर नहीं निकाला, बस आप समझ जाइए। एनीमिया कमी से, ज्यादा से पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया कमी से, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, किससे? ये ज्यादा से। और कभी कभी सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता क्या है कि चूंकि हमने देखा था कि बाइकॉन्केव जो उसका आकार होता है, क्या होता है? द्विअवतलाकार, है ना, हमने देखा था इस टाइप का आकार होता है आरबीसी का, ठीक है, इस टाइप का, ये बाइकॉन्केव, ठीक है, द्विअवतलाकार, ठीक, द्विअवतलाकार है। लेकिन ये हंसिया की तरह हो जाता है। सिकल माने हंसिया होता है, जैसे जिसके हम लोग धान गेहूं काटते हैं, ठीक है, किसान लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं तो प्योर किसान का पुत्र हूं तो इसलिए जानता हूं, और आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया माने आपके आरबीसी का आकार जो बाइकॉन्केव था वो अब हंसिया के आकार का हो जाता है। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। एक आकार में जैसे आपका जो आकार है उसको टेढ़ मेढ़ कर दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक, जैसे है तैसे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, विटामिन B6 का बहुत बड़ा योगदान होता है आरबीसी के निर्माण में। क्यों? क्योंकि वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है, और आयरन चूंकि हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, इसलिए बिना उसके आरबीसी का फॉर्मेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से रक्त की कमी से एनीमिया होगा, और रक्त की ज़्यादा से, ब्लड की मात्रा से, अधिकता से कहते हैं कि जैसे प्लेंटी ऑफ ब्लड, है ना, ज़्यादा ब्लड हो गया तो क्या? पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। और प्लस जब उसका आकार बदल जाएगा, सिकल सेल एनीमिया माने उसका जो शेप है, किसका शेप है? आरबीसी का शेप जब थोड़ा सा हंसिया की तरह हो जाता है, सिकल की तरह हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक। अब आते हैं WBC पर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ये लाल श्वेत रक्त कणिका, साथियों, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, माने सफेद सफेद। फिगर मैंने पहले पार्ट में मेरे ख्याल से दिखा दिया है, ठीक है। यहां पर फिगर देखने की कोई जरूरत नहीं, बस जान लीजिए कि अगर ये है, जैसे ये है, ठीक है, और ये है, और इस टाइप का है, ठीक है, ये इस टाइप का। अब इसमें मैं अगर यहाँ पर ये वाइट कर दूं, ठीक है, वाइट, ये वाइट, और यहाँ पर मैं कर दूं प्योर लाल कर दूं, ठीक है, तो लाल रक्त कणिका, ठीक, श्वेत रक्त कणिका, और ये भी कुल मिला जुला के सफेद ही समझ लीजिए होता है, ठीक है, ये इस टाइप का प्लेटलेट्स, ठीक। आरबीसी, WBC, प्लेटलेट सबसे ज्यादा ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। चूंकि WBC बहुत कम होता है। रेशियो क्या है? इसका 600 है, इसका 1 है, और इसका 40 है, ठीक है। 600, 1 और 40 इसका रेशियो होता है। सबसे ज्यादा लाल रक्त कणिका, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC। सबसे कम होता है WBC, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। इसका फॉर्मेशन भी होता है बोन मैरो में, साथियों, बोन मैरो में, बोन मैरो में, ठीक। लेकिन पहले पार्ट में मैंने बताया था बोन मैरो में येलो बोन मैरो होता है, माने हड्डियों के बीच में जो लंबी हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियां हो गई, थाई जांग की हड्डियां हो गई, उसके बीच में जो तरल पदार्थ टाइप होता है जो आप चूसते उछते हैं, उसमें 2 प्रकार के मैरो होता है। मज्जा होता है, अस्थि मज्जा, इसको मतलब अस्थि माने हड्डी। ऊपर वाले में, ऊपर दोनों कोने में रेड बोन मैरो होता है ना, हमने बताया था बाकायदे इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पर। तो ये जो बोन मैरो यहाँ पर है, ये इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, और यहाँ पर रेड बोन मैरो। मैंने पिछले चैप्टर में को बढ़िया से बताया था। तो रेड बोन मैरो से क्या बनता है? आपका आरबीसी बनता है। हालांकि मैंने बताया था कि रेड बोन मैरो से तीनों बनता है, आरबीसी, WBC में, लेकिन स्पेशली ये बनता है किससे? येलो बोन मैरो से, ठीक है, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। वैसे भी धीरे 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 समय के साथ साथ आपका रेड बोन मैरो बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है।
क्योंकि जब बढ़ोतरी आ जाती है तो चीज़ें रहेंगी नहीं, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो रक्त बनेगा कहाँ से, ब्लड बनेगा कहाँ से। कितना भी आप काजू बादाम दूध दही खाइए, लेकिन वो उम्र ऐसी होती है जहाँ पर आपकी हड्डी का रेड बोन मैरो फिनिश होता है, ठीक है। तो येलो बोन मैरो से क्या बनता है, WBC बनता है, ठीक। और लाइफ इसका वही होता है ना, कहीं कहीं है 2 से 4 दिन और कहीं कहीं है 13 से 20 दिन, माने 20 दिन, 13 से 20 दिन, माने इतने दिन में मर जाती है। फिर से निर्माण होता है, फिर मर जाते हैं, फिर से निर्माण होता है, फिर मर जाते हैं। मरती कहाँ ये स्प्लीन में नहीं मरती साथियों, ये ब्लड में ही मर जाती है, ठीक है। ये ब्लड में ही मर जाती है, माने ब्लड जो फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो तो जाकर स्प्लीन में मरते थे। हमने कहा था स्प्लीन को बकायदे देखा था, को क्या है वो ब्लड बैंक भी है और ग्रेवयार्ड भी है, आरबीसी का कब्रगाह भी है स्प्लीन, और ब्लड बैंक भी है। जरूरत पड़ने पर ब्लड देता भी है और मरे हुए आरबीसी को वो फिनिश भी करता है, समाप्ति करता है, स्प्लीन तिल्ली जो होती है, ठीक है। और यहां हमने देखा कि इसका लाइफ लगभग 15 से 20 दिन, मतलब चूंकि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBC होता है, इसलिए कुछ 3-4 दिन में मर जाते हैं, कुछ 13 से 20 दिन में मर जाते हैं। तो आपको ध्यान दीजिएगा, ये वैसे ज़्यादा ध्यान देना है, 13 से 20 दिन तक, ठीक है। डेथ हो जाता है कहाँ, ब्लड में। शेप इसका क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक। इरेगुलर माने कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, जैसे अमीबा वगैरह का होता है, बिल्कुल बिंदास, कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। उसका हमने बोला था बाइकॉन्केव, द्विअवतलाकार, आरबीसी का इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। रेशियो अभी हमने देखा कितना है, 640 WBC, चूंकि सॉरी ये एक ठीक है, एक माने 600 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। चूंकि हमने देखा था आरबीसी कितने में होता है, मिलियंस में होता है, WBC बहुत कुछ 8 से 10 हजार होते हैं, और प्लेटलेट्स कितने होते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख लगभग, और महिलाओं में 1 से 4 लाख, ठीक। तो रेशियो ये आपके प्रश्न किसी भी टाइप के बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। वैसे भी मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर पे बहुत डिपेंड नहीं करता हूँ, बार बार कहता हूँ, ना तो मैंने इस टाइप का अध्ययन किया है और ना तो आप भी उस चीज में पढ़िए। क्वेश्चन आप एक चैप्टर से हजारों कर सकते हैं साथियों। हाँ, ये कि इसको पढ़ने के बाद हल्का फुल्का क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। तो ये WBC जो श्वेत रक्त कणिका, आपको पता है एक सामान्य भाषा में आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि WBC क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है, एंटीबॉडी मजबूत करता है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है ना, बैक्टीरिया वायरस सबसे लड़ने की क्षमता देता है। कौन, WBC हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लाल रक्त कणिका हमारा ये सब करता है, जो है ना, हमने देखा पहले पार्ट में, श्वेत रक्त कणिका हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक। और प्लेटलेट जो है क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, माने रक्त का थक्का जमाता है, खून का जमाव करता है, पपड़ी जमाता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स साथियों। तो टाइप्स 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ग्रेनुलर, ठीक है, ग्रेनुलर और अग्रेनुलर, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपने अर्थ देखा होगा तो ग्रेनुलर माने दानेदार, ठीक है, दानेदार। अब इसको अगर बायो के लैंग्वेज में लिखे तो हम लोग कणिका युक्त माने कण जिसमें हो, दानेदार हो, ठीक है। और इसमें अकणिका युक्त, ठीक है, माने इसमें दाने नहीं होते हैं, कारण कई होते हैं, ठीक है। दाना टाइप दिखता है, और दानादार है कि फुंसी है कि फोड़ा है, क्या है। अब जैसे ये है मान लीजिए, तो इस पे दानेदार ऐसा दिख रहा है, इसमें है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ग्रेनुलर माने जैसे मान के चलिए हमारे 5 उंगलियां हैं, ठीक है। हमने कहा कि चलिए भगवान ने 5 उंगलियां हमको दिया, नेचर ने हमको 5 उंगलियां दिया। अब 5 में 3 में एकदम दाने दाने रहते हैं, सबको मान लीजिए ऐसा हो जाए, और उसका कोई फंक्शन हो, कोई काम भी हो, ऐसा नहीं कि फालतू का, ठीक। और 2 बिल्कुल साधारण, तो वही हाल है। ये जो WBC है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक, जिसमें 3 जो है ग्रेनुलर होते हैं और 2 होते हैं अग्रेनुलर होते हैं। माने 3 बेटों के शरीर में फोड़े फुंसी खूब निकले हुए हैं और 2 बेटे एकदम चिकने मुकने हैं, ठीक है। तो दानेदार कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। दानेदार है न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल,
बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल और एसिनोफिल, ठीक है, ये चलिए एसिनोफिल, एसिनोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल, जो भी पढ़िए आप। तो 3 बेटे हैं जिसमें दानेदार हैं, माने या तो उस ढंग से सोचिए कि दानेदार माने मर्द आदमी है, बिल्कुल दानेदार है, ठीक, जवान के पक्के हैं या खूब दमदार हैं, या ऐसा सोचिए कि फोड़ा फुंसी वाले, खसड़ा खजुली वाले हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल। और 2 जो चिकने मुकने हैं, जो चिकने मुकने हैं उनका नाम है मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट और ये लिम्फोसाइट, ठीक, लिम्फोसाइट। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नॉर्मल आ जाए कि लिम्फोसाइट क्या होता है, किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। मोनोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। इसमें से कौन डब्ल्यूबीसी का पार्ट नहीं है, तो इसके अलावा 5 के अलावा जो भी आ जाए आप उसको मार दीजिएगा। साथियों बार बार कहता हूं, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है, अवधारणा मजबूत करिए, आपके प्रश्न तो अपने आप होते जाएंगे, ठीक। तो 3 बेटे दानेदार हैं और 2 बेटे चिकने मुकने हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ययाति और शर्मिष्ठा को 5 पुत्र थे, अनु, द्रुह्य, पुरु, कुर, तुर्वशु, 5 पुत्र थे, जहां से हमारे पूरे यह राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। हम लोग कहते हैं ना, ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र थे, पुरुष से पुरुवंश चला और यदु से यदुवंश चला, है ना, शर्मिष्ठा और देवयानी के पुत्र। फिलहाल ये आपको पौराणिक कहानियों में नहीं लेके जा रहा हूं, बस ध्यान दीजिए कि ग्रेनुलर दानेदार 3 हैं। कौन कौन, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ठीक है। 2 फिल है और 3 फिल है, फिल है, पूरे फिल है, भरे हुए हैं, दाने से भरे हुए हैं। और 2 साइट हैं, चल भैया साइट है, मोनो है, लिम्पो है। मोनो माने एक होता है। फिलहाल इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस। हमने चूंकि न्यूक्लियस सेल को बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ, न्यूक्लियस माने केंद्रक, जिस सेल में, जिस भी कोशिका में अंदर न्यूक्लियस ना हो बेकार है। हमने देखा था आरबीसी में। अब आरबीसी बेकार होकर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 में सिर्फ पाया जाता है, किसमें किसमें, एक ऊंट में और लामा में। हमने एक्सेप्शन देखा था पिछले पार्ट में। अदरवाइज न तो न्यूक्लियस होता है, न तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म के जो मटेरियल है या और भी मटेरियल, वो सब गायब रहते हैं किसमें, आरबीसी में। लेकिन इसमें सब है, तो इसमें मात्र एक न्यूक्लियस होता है, माने एक न्यूक्लियस क्यों। अब चूंकि न्यूक्लियस केंद्रक, इसी में सारे रिप्रोडक्शन के केंद्र हैं, आरएनए है, डीएनए है, ये है, वो है, ऐसा ना, आपके वो क्रोमोसोम्स हैं, सब कुछ इसी में रहता है, किसमें। और यहां पर कई न्यूक्लियस हैं। देखिए ये कारण ये भी है, दानेदार देखते हैं। अब पता चला कोई आदमी है, जैसे मैं ही हूं, अब मेरे में चेचक का बनमान दाग पड़ा हुआ है, एकदम बड़ा 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 बड़ा, या तो होल खूब है, तो कैसा लगूंगा, दानेदार लगूंगा। बाहर से तो लगेगा अरे यार तो बड़ा विचित्र आदमी है, बढ़िया आदमी दिख रहा है, थोड़ा इस टाइप के आदमी होता तो बढ़िया होता, थोड़ा सा दानेदार दिख रहा है, बट नजदीक आके घिन आएगी। बात वही है, यहाँ पर न्यूक्लियस भी कई होते हैं, ठीक है। इन तीनों के पास न्यूक्लियस भी कई होते हैं, ठीक है। एक सेंटर गया तो दूसर का गया तो तीसर का। वैसे कहते हैं कि क्रिएटिव पावर वाले लोग, जो रचनात्मक क्षमता जिनके अंदर जबरदस्त होती है, वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होते। एक जगह फ्लॉप, दूसरा चालू, तीसरी जगह फ्लॉप, चौथा चालू। वो कभी होपलेस नहीं होते साथियों, कभी नहीं होते हैं, ठीक है। और ये चिकने मुकने जो होता है ना, एक केंद्र के बाद एक तो डैमेज हुआ बस मर जाता, आए राम आए बप्पा, मेरा एग्जाम नहीं निकला, टीजीटी नहीं निकला, पीजीटी नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, हाय बप्पा हाय राम। साथियों क्लैब्यमास मगमः, बार बार मैं इस गीता श्लोक का उच्चारण करता हूं, खास करके स्टूडेंट के लिए। क्लैब्यमास मगमः पार्थ नई तत्व वही पपद्यते, शुद्रम हृदम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। उठो, जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधते, कठोपनिषद में यह कहा गया है। इसका मतलब फर्जी नहीं है, बड़ा काम का है। यहां पर मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको डायलॉग लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन का बड़ा अर्थ होता है साथियों। फिलहाल ग्रेनुलर 3 बेटे हैं, अग्रेनुलर 2 बेटे हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अच्छा, दोनों जो चिकने वाले हैं ना, वही सबसे बड़े छोटे हैं, ध्यान दीजिएगा। चिकने वाला जो है, अब सोचिए 5 बेटे हो गए, कौन कौन हो गए, आपका न्यूट्रोफिल हो गया, आपका एसिनोफिल हो गया, आपका बेसोफिल हो गया, आपका मोनोसाइट हो गया,
आपका लिम्फोसाइट हो गया। सबसे बड़ा बेटा ये है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा बेटा ये है, सबसे छोटा बेटा ये है। मोनोसाइट लिम्फोसाइट सबसे बड़ा, अगर WBC में सबसे बड़ा अगर पार्ट कहा जाए तो कौन है? मोनोसाइट है पांचों में। और सबसे छोटा कौन है? लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट बड़ा काम करता है, गजब का, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो अभी बता रहा हूं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। ये मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC है, लेकिन इसको मैं और भी नाम दे सकता हूं, लार्जेस्ट ब्लड सेल भी है। माने सबसे बड़ी रक्त कोशिका, आपको बताया था मैंने, सबसे ज्यादा RBC, फिर उसके बाद WBC, हाँ सॉरी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC। लेकिन साइज में, पिछली पार्ट में मैंने बताया था, साइज में सबसे बड़ा कौन सा है? WBC, फिर उसके बाद RBC, फिर उसके बाद प्लेटलेट। सबसे बड़ा कौन है? WBC सबसे बड़ा। ध्यान दीजिएगा, WBC सबसे बड़ा। छोटे कम तो बहुत होते हैं, लेकिन बड़े बड़े होते हैं, खूब बड़े बड़े। अब इतना बड़ा नहीं, चूंकि वो सब माइक्रो होते हैं, है ना, बहुत माइक्रोनिक ढंग से हमको देखना पड़ता है, एकदम सूक्ष्म ढंग से। तो सबसे बड़े जब सबसे बड़ा पार्टिकल यही है, कौन है? हमारा WBC। तो WBC में सबसे बड़ा कौन है? मोनोसाइट। सबसे छोटा कौन है? लार्ज, ये। जबकि अगर मैं कहूं स्मॉलेस्ट WBC, ठीक है, ये कौन है? मोनोसाइट। लेकिन स्मॉलेस्ट ब्लड सेल में नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा ब्लड सेल कोई होता है तो वो है प्लेटलेट, ठीक है, सबसे छोटा होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो मैं इसको सबसे छोटा नहीं बोल सकता, हाँ इसको सबसे बड़ा इसलिए बोल सकता हूं, दोनों हो जाएगा। WBC भी सबसे बड़ा है और रक्त की कोशिका भी। तो ये सवाल आपको बन सकता है कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन से है? WBC तो है ही। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन से इसमें? तो ये पांचों में से आपको क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। सबसे छोटी कौन है? लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए, चलिए 6 इसमें प्रकार हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं हम लोग। देखिए फॉरेन पार्टिकल, चलिए अच्छा, फॉरेन पार्टिकल माने विदेशी कण। विदेशी कण माने जिससे हम लोग परिचित नहीं है। अभी हमारे घर पर देसी लोग आते हैं तो चाय पानी हम लोग करते हैं, मस्त, वो भी मस्त, हम भी, हम खिलाकर मस्त, वो खाकर मस्त, दोनों आपस में मस्त। लेकिन जब कोई विदेशी आ जाता, कोई दूसरे टाइप का, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता, हम कहते हैं लो भैया चाय पी लो। चाय क्या, कॉफी हम लोग पीने वाले। फिर मीठा खा लो, ये गुड़ बिस्किट क्या है? अरे यार एक से एक, हाँ आइटम है, आप लोग ये सब पिला रहे हो, तो दिक्कत होती है। फॉरेन पार्टिकल माने आपका ये हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, माने ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगर ये हमारे शरीर में इंटर कर रहे हैं, तो मैं न्यूट्रिशन में खूब जमकर बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये बता रहा हूं कि बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में तो एक दीवार टाइप खड़ी की जाती है। किसका? प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। एक हमारे शरीर एक प्रोटीन बनाता है, हमारा शरीर अंदर से एक प्रोटीन बनाता है, क्या है वो है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक, एंटीबॉडी साथियों, एंटीबॉडी। जिस समय हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस, ये बाहरी है, बाहरी माने इसको हम लोग फॉरेन पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल बोलेंगे। तो हमारा शरीर उस समय एक्टिव हो जाता है। अगर है हमारे शरीर में तो एक प्रोटीन है, वो एक्टिव हो जाता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन, क्या बोलते हैं उसको? एंटीबॉडी। वो एक्टिव हो जाता है, बेटा बेटा बस थमे रहो, अंदर नहीं आना है। अगर वो मजबूत है, गोली मारेगा कौन? अपने डंक से, बैक्टीरिया वायरस है, जैसे भी गोली मारेगा। अगर मजबूत है तो धाड़ धाड़ लगे, पहले की फिल्मों की तरह के टीना लगा के गोली लोग लेते थे, क्या जबरदस्त जमाना था। और अगर कमजोर रहेगा तो छेद कर निकल जाएगा। तो एंटीबॉडी अगर हमारी कमजोर है, कहते हैं ना कि एंटीबॉडी बहुत कमजोर है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है ना, वो गया, कुछ भी रोग होता है तुरंत पकड़ लेता है। नहीं, तो जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस का हमला होता है, फॉरेन एजेंट का हमला होता है, फॉरेन पार्टिकल का हमला होता है, तब एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हमारी शरीर जो जनरेट करती है, वो क्या? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी बनता कहां साथियों? ये एंटीबॉडी बनता है लिम्फोसाइट में, ठीक है, लिम्फोसाइट में। यानी अगर लिम्फोसाइट ना होता तो एंटीबॉडी हमारा नहीं बनता। एंटीबॉडी ना होता तो इसको हम लोग डिफेंसिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, डिफेंसिव सिस्टम। माने
हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक, प्रतिरोध माने विरोध करना, हम विरोध करेंगे, घुसने नहीं देंगे, एक गेट का काम करेंगे, प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है? जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस एंट्री करता है तो हमारा शरीर एक अंदर से प्रोटीन जनरेट करता है, और वो जनरेट कहाँ होता है? WBC के लिम्फोसाइट में। ध्यान दीजिएगा, लिम्फोसाइट में। और इससे जुड़ा हुआ साथियों एड्स, आपको पता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो रोग होता है उसका किसकी वजह से होता है? HIV के, है ना। HIV नामक वायरस। होता क्या है इसमें? एड्स में होता क्या है? सबको मालूम है एड्स क्या होता है, ये लैंगिक रोग है ये, ठीक है। और इसमें एक ही चीज होता है जिसको एड्स से साथियों, बस इतना जान लीजिए, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों? जुकाम हुआ तो कभी ठीक होगा नहीं, बुखार हुआ तो कभी ठीक होगा नहीं, जो हुआ सो हो गया, फिर कभी ठीक होने वाला नहीं है। उसका कारण यह है कि उसका एंटीबॉडी बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उसको लिम्फोसाइट जो है ना वो डैमेज हो जाता है, लिम्फोसाइट उसमें डैमेज हो जाता है, ठीक। जो HIV वायरस है ये लिम्फोसाइट को तोड़ के खा जाता, बर्बाद कर देता, और जब ये रहेगा ही नहीं तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, एंटीबॉडी बनेगा नहीं तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस सब आ रहे हैं, आ जाओ, छींक आया तो छींक आता रहेगा। हम कौन रोकने वाला कौन है? मजबूत गेट है तो अलाउद्दीन खिलजी को भी आने में टाइम लगेगा, तब तक पद्मावती तो जौहर कर लेंगी। लेकिन गेट ही कमजोर है, जब तक वहां तुम कूदने जा रहे हो तब तक अलाउद्दीन जाकर पकड़ के झोटा छोटा पकड़ खींच के लेके चला जाएगा। कहने का मतलब ये लिम्फोसाइट बहुत बढ़िया चीज है, यही बनाता है कि उसको एंटीबॉडी को, और इसको HIV वायरस बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये लिम्फोसाइट। अब देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि कितना जरूरी है हमारा WBC हमारी प्रतिरोधक क्षमता। खाली एक बेटा कितना काम कर रहा है, लिम्फोसाइट, वो जो चिकना बेटा कितना काम कर रहा है, ठीक है। देखिए मैंने एड्स यहां पर दे भी दिया, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बनता है, ठीक। अब आते हैं, अच्छा लार्जेस्ट WBC मैंने बता ही दिया कौन है, मोनोसाइट है। स्मॉलेस्ट WBC कौन है? लिम्फोसाइट है, ठीक है। वन न्यूक्लियस, मैंने कहा कि एक केंद्रक पाया जाता है मात्र, किसमें? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो अग्रेनुलर है, जो अकणिका युक्त है, जो अदानेदार है, माने दाना जिसमें नहीं है, दानेदार नहीं है। क्यों? एक ही बिंदु है, दिखाई नहीं देता, उसमें दुनिया भर के न्यूक्लियस भी है, ठीक। तो ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया। अब आता लोवेस्ट अमाउंट ऑफ WBC, माने सबसे कम WBC का होता, वो तो बड़े में था, वो तो साइज में था, और अमाउंट में कौन है? ये है बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल थोड़ा सा एक खरबुदावा लड़के को देख लेते हैं, जो दानेदार है, जो खसड़ा वाला है, जो खजुली वाला है, या दमदार है। और यहां पर न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, माने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ WBC, सबसे ज्यादा WBC किस बेटे में है? सबसे ज्यादा पावर किस बेटे में है? वो है न्यूट्रोफिल में, है ना। वैसे भी न्यूट्रिशन माने पोषक तत्व, तो उससे संबंधित है न्यूट्रो। और बेसोफिल में सबसे कम, बेसलेस है, आधारहीन है, बेस, है ना। बेसोफिल जैसे भी आप याद करिए, तो सबसे कम अमाउंट किसमें WBC का? बेसोफिल में। सबसे ज्यादा किसमें? न्यूट्रोफिल में, ठीक। ये चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं तीसरे पर, ठीक। तीसरे पर चलते हैं, एलर्जी साथियों। मैंने पॉइंट दिया एलर्जी, ठीक है। एलर्जी क्या होता है? संवेदनशीलता। जैसे मान लीजिए मुझे अगर आपसे एलर्जी है, आपके चेहरे से एलर्जी है, तो देखकर मालूम होगा खून जलकर राख हो जाएगा। 5 किलो खून है अगर 4 किलो हो जाएगा, एकदम उबाल मारने लगेगा। मुझे धूल से एलर्जी है, धूल देखकर मैं गबड़ा जाऊंगा। मुझे सन एलर्जी है, धूप जहां लगा तहां काला साला हो जाएगा। मुझे वाटर एलर्जी है, पानी में जाते ही सबको दुनिया भर के सारे रोग शुरू हो जाएंगे। डर, एलर्जी, उससे कनेक्शन जो होता है वो बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। तो एलर्जी में होता क्या है? देखिए हमने बताया कि WBC हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यूनिटी सिस्टम माने कोरोना के समय में ये शब्द इतना पॉपुलर हो गया था, प्रतिरोधक क्षमता। वही जैसे मैंने कहा एंटीबॉडी, इम्यूनिटी सिस्टम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है कौन? WBC, ठीक, बढ़ाता है WBC। अब एलर्जी
कैसे होती है, मान के चलिए दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, एक होता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाले अब घबराए ना भाई, हिंदी लिखता हो तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश लिखता हो तो हिंदी वालों को। ये लिविंग माने सजीव चीजें, सजीव अगर चीजें, और ये निर्जीव, ठीक है, निर्जीव में हम लोग लेंगे डस्ट पार्टिकल, ठीक, डस्ट पार्टिकल माने धूल के कण। और सजीव हम लोग क्या लेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, आपका मतलब जो फफूंदी वगैरह है, ठीक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है। डिजीज वाले में बहुत डिटेल में सब पढ़ाया हूँ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। डस्ट पार्टिकल माने धूल के कण, ठीक है, धूल के कण। तो लिविंग ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट। तो हमारे शरीर में दोनों प्रवेश करते हैं, कभी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करते हैं, कभी डस्ट पार्टिकल प्रवेश करते हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं। तो प्रॉब्लम होती है, चूंकि वायरस को मारने के लिए तो सब कुछ बना नहीं है, वायरस को मारने के लिए तो एक ही चीज होती है, वो है आपका जो वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन, या फिर उसको सुला देते हैं, मार तो पाते नहीं है। और बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दुनिया भर के हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा था, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता हमारा WBC। यहां पर इजोनोफिल और बेसोफिल, अभी इसका जिक्र कम आया। हमने कहा कि सबसे ज्यादा सबसे कम न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा बेसोफिल, सबसे कम अमाउंट में। बेसोफिल सबसे कम है WBC, और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, न्यूट्रिशन हमने बताया था, ठीक है। अब यहां पर एजोनोफिल, ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर दो, बेसोफिल और एजोनोफिल, ठीक है, एजोनोफिल, ये दोनों का काम बड़ा गजब का हो जाता है, ठीक। ये दोनों का काम हमको इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत मतलब प्रदान करता है। अभी तो हमने लिम्फोसाइट को देखा एड्स वाले सिस्टम में, अब इन दोनों का काम देख रहे हैं। देखिए इधर मैंने लिखा है ई से एजोनोफिल, बी से बेसोफिल, लाइफलेस ऑब्जेक्ट इम्यूनिटी। माने डस्ट पार्टिकल, मान लो धूल के कण हमारे अंदर आ रहे हैं, मान के चलो हम लोग सांस लिए, कुछ धूल का कण आया, धूल का कण तो हर जगह फैला हुआ है, लेकिन वही हाल आपने एक पोस्ट देखा होगा, इधर एक किसान खाने जा रहा है मनमान तेल मसाला युक्त, इधर अंबानी साहब बैठे हुए हैं सोने के थाली में खाना लेकर के, चांदी के चम्मच, लेकिन खाना ऐसा ये नहीं वो नहीं, न तेल न मसाला न आलू न ये न वो, पता नहीं ऐसा कैसा कि देख के उल्टी हो जाए, घिन आ जाए। उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, तो फैट ज़्यादा है, तो हाँ ऐसे वैसे। और वो बंदा चना छोला मसाला मनमान तेल मसाला पी रहा है, तेल भी पी रहा है, खूब जम करके दूध भी पी रहा है, दही पी रहा है, चीनी शरबत मनमान लोटा का लोटा मार रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इधर बेचारे सोने चांदी के चम्मच लेके दुनिया भर का ऐश कर रहे हैं, लेकिन खाने में हमारे अंबानी साहब सोचिए कितना करते हैं, कितना बड़ा। अंबानी माने कोई भी प्रस आदमी, ठीक। वही हाल यहाँ पर है कि जब एंट्री कर रही है ना, एंट्री कर रही कौन, डस्ट पार्टिकल, तो सावधान हो जाता कौन, हमारा बेसोफिल। देखिए बेसोफिल हमारा सावधान हो जाएगा, रिकॉग्नाइज करेगा कौन, पहचान लेगा कौन, अरे ये आ गया डस्ट पार्टिकल, आ गया, तू आ गया बेटा, मेरा शिकार है, पहचान लेगा, कुछ करेगा नहीं। उसने खाली उसको बॉडी गार्ड के रूप में रखा हुआ कि तू पहचान कौन है। बेसोफिल पहचान लेगा, ध्यान देने का। बेसोफिल जो सबसे कम है, उसका काम ही है, बेचारा कम तो है लेकिन मजबूत है, उसको बॉडी गार्ड के रूप में रख दिया, उसने पहचान लिया कि आ रहा डस्ट पार्टिकल। बैक्टीरिया फैक्टीरिया सबसे नहीं मतलब है, वायरस से नहीं मतलब है, वो तुम लोग दूसरे लोग देखो। अभी ये आएगा तो वो देगा किसको, एजोनोफिल को सूचना देगा, नहीं एजोनोफिल को सूचना नहीं, एक वो केमिकल सेक्रेट करेगा, एक रसायन निकालेगा। कौन सा रसायन, ये हिस्टामिन जो बेसोफिल है वो हिस्टामिन नामक एक रसायन निकालेगा। और वो रसायन वो मतलब ना, जैसे मान के चलिए एक इशारा कर रहा है, डस्ट पार्टिकल को देखा, धूल के कण को देखा, और कुछ तरल लिक्विड, ये हिस्टामिन नामक एक लिक्विड माने उसने तैयार कर लिया, उसको ये बताने के लिए बस तैयार हो गया, इसका मतलब धूल पार्टिकल आ गया, तैयार हो जाए एसोनोफिल तैयार हो जाए, उसने दिया एसोनोफिल को, और एसोनोफिल उसमें सोया हुआ था बिल्कुल, उसको एक्टिव कर दिया। कौन, ये हिस्टामिन नामक जो केमिकल है,
ये केमिकल मतलब उसमें समझिए कि आग जैसा था, उसको छुआ दिया एसिनोफिल को, वो झटका में उठा और कहा बस 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 बस, अब मैं क्या काम करता हूँ देखिए इधर। वो एक्टिव होगा और जाएगा, क्या करेगा, खोदेगा, खा देगा, इधर करेगा, छी तो छी मारेगा तो धूलकण बाहर, खांसी मारेगा, खाएं 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 करेगा, कुल मार दुनिया भर का बाहर, डस्ट पार्टिकल कुल बाहर, आधा ज़्यादा बाहर, तो रोग तो बाहर कर दिया ना, समझे आपके नहीं। बेसोफिल एसिनोफिल, जो ही डस्ट पार्टिकल हम लोग लेते हैं, बेसोफिल को सूचना मिलती है, वो पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो हिस्टामिन नामक एक केमिकल को सिक्रेट करता है, छोड़ता है, और वो आग की तरह सोए हुए हमारे एसिनोफिल को झटका मारता है, जगा देता है, और जगाता है तो वो क्या काम करता है, वो खोद खाद के कुछ ऐसा क्रिया करता है कि आदमी को छींक आ जाती है, आदमी को खांसी आ जाती है, और वो पार्टिकल बाहर, ठीक है। और आपको पता है कि धूल से एलर्जी वाले किस में होते हैं, अस्थमा में। चूँकि अस्थमा में कई प्रकार की एलर्जी होती है, आपको कुत्ते से एलर्जी है, आपको धूल से एलर्जी है, बहुत चीज़ों से होती है, अगर आप उसके संपर्क में आए तो आपका बस सांस शुरू, अस्थमा है ना। हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस प्रकार से एल्वियोली का बड़ा योगदान होता है अस्थमा में, ठीक है। चलिए, इधर एसिनोफिल को एक्टिव कर दिया, स्नीज माने खांसी छींक आ गई, ठीक है। चलिए, लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, जब जिंदा चीज आएगा, वायरस को छोड़ करके, वायरस नहीं, वायरस को मारने के सबके पास पावर नहीं भैया, वायरस आएगा तो हमको छोड़ता है। न्यूट्रोफिल जो है देखो, अभी तो देखिए न्यूट्रोफिल जो न्यूट्रिशन वाला सबसे ताकतवर, वायरस को भी कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, बट हाँ अगर बैक्टीरिया आ रहा है, अभी फंगस आ रहा है, अभी ये सब चीजें आ रहे हैं, तब क्या कहेगा, आजा बेटा आजा आजा आजा, प्रेम से पुचकारेगा, बुलाएगा, उनको अपने पास अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, थोड़ा सा कंघी बाल करके, लिपस्टिक उठलाली चपोर चपार के, है ना, उनको आकर्षित करेगा। आकर्षित करने के बाद आजा 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 बेटा, सुरसा डाइन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, जिसको बोलते हैं ना वो ड्रैकुला बन हुआ करके पी जाएगा, दबा के गर्दन में दबाएगा और खा जाएगा। कभी कभी मार देता है, लेकिन कभी कभी मारता वारता नहीं है। बैक्टीरिया का क्या होगा पता है, बैक्टीरिया के जो सेल होता है ना, उसके सेल को साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, उसको सोख लेगा, खून ही पी जाएगा। अब देखो, पहली बात, लिविंग ऑब्जेक्ट कोई आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है या फंगस आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, पहले पुचकारेगा, क्रीम पाउडर लगा के चिकना चुकना बनेगा, और लाली फटलाली लगा के उनको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्रेम की पींगे बढ़ाएगा, उसके बाद मार डालेगा, काट डालेगा। लेकिन कभी कभी उसका मन करता है, काटो पीटो मत, मारो मत, उसका चूस डालो, उसका ब्लड चूस डालो। अब सोचो, किसी भी कोशिका का सबसे मेन तो है कोशिका द्रव्य, उसी में तो सब है ना, सब है उसी में, माइटोकॉन्ड्रिया है उसी में, सब कुछ है, कोशिका द्रव्य में ही तो सब कुछ है, आपका न्यूक्लियस भी कोशिका द्रव्य में ही है। अब पता चला कि वो जो न्यूट्रोफिल है वो क्या काम करता है, वो सोख लेता है, कोशिका द्रव्य को पी जाता है, सोख लेता है और मर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। जब उसका पूरा मेन चीजें निचोड़ लोगे, हमारा ही कोशिका का अगर कोशिका द्रव्य सोख लिया जाए, साइटोप्लाज्म में सोख लिया जाए, सक कर लिया जाए, मर जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, गल्प माने गड़प जाता है, मार देता है, और इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइगोसाइटोसिस। ये हमने पढ़ा है डिजीज वाले में, फाइगोसाइटोसिस, ध्यान दीजिएगा, फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। फाइगोसाइटोसिस ये प्रक्रिया को बोलते हैं जब न्यूट्रोफिल, तो हमने बेसोफिल का भी काम देख लिया, एसिनोफिल का भी काम देख लिया, न्यूट्रोफिल भी काम देख लिया, और लिम्फोसाइट का भी काम देख लिया, ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़ा है, ये हमने देखा सबसे बड़ा है, ठीक। चलो, अब आते हैं यहां पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल ड्रिंकिंग। अभी मैंने कहा कि ड्रिंक कर जाता है, पी जाता है, अभी वही जो मैंने बोला, सेल को, सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म को पी जाता है, कौन, न्यूट्रोफिल पी जाता है, और उसको हम लोग या तो सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं या पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर आ जाए पिनोसाइटोसिस किससे संबंधित है, तो WBC संबंधित है। WBC किससे, न्यूट्रोफिल से संबंधित है, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या है, और ग्रैनुलर पार्ट है किसका, WBC का, ठीक है। अब आते हैं प्लेटलेट्स। चलो तीसरा देखते हैं हम लोग साथियों, प्लेटलेट्स माने बिंबाणु, बिंबाणु, ठीक है। अब इसका फिगर थोड़ा सा रहता था, थोड़ा सा आपको हो सकता है आसानी होती, लेकिन मान चलिए इस टाइप का है, प्लेटलेट्स, प्लेट टाइप है, ठीक है, छोटे 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 छोटे, बहुत महीन, अरे लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं ना। हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में, अरे बाप रे 70,000 प्लेटलेट हो गया, 50,000 हो गया, 20,000 हो गया, आप तो हमको ये खाना चाहिए, कीवी फल खाना चाहिए, बकरी का दूध पीना चाहिए, पपीता का जूस पीना चाहिए, ये वो दुनिया भर की बातें, ठीक है। बिंबाणु,
चलिए, तो ये अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम लोग। या इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपका येलो बोन मैरो में साथ हो। येलो बोन मैरो, मेन रेड बोन मैरो में छोड़ दीजिए उसको, और येलो बोन मैरो में, ठीक, जो दूसरा पार्ट देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा। येलो बोन मैरो में प्लेटलेट्स होता है, फॉर्मेशन होता है। लाइफ इसका लगभग 20 दिन होता है, ठीक है, लाइफ 20 दिन में खत्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा 120 दिन कौन? आरबीसी, ठीक है, सॉरी 20 दिन नहीं, इसका 8 से 10 दिन होता है, सॉरी 8 से 10 दिन में खत्म हो जाता है प्लेटलेट्स, ठीक, फिर नया बनता रहता है। शेप इसका भी इरेगुलर है, माने अनियमित है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं, छोटा मोटा अगड़म बगड़म इधर उधर टेढ़ा बाकुच सब है, ठीक। इसका काम हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, आप भी जान रहे होंगे। इसका काम एक ही क्या? ब्लड क्लॉटिंग करना, थक्का जमाना, पपड़ी जमाना। हमारे शरीर में अगर अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाए? फैक्टर 9 आपने सुना होगा। अंदर क्लॉटिंग हो जाए, जम जाए तो मर जाएगा आदमी। और अगर बाहर क्लॉटिंग ना हो, सोचिए, जमे ना तो खून निकलता रहेगा और हीमोफीलिया, मर जाएगा वो, इतना ब्लड निकल जाएगा। प्लस क्लॉटिंग होगा ही नहीं, थक्का जमेगा नहीं। जो पपड़ी जमता है ना, जो हम लोग उखाड़ते उखाड़ते पपड़ी जम जाता है, वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। क्या गजब की हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अंदर जमने नहीं देता और बाहर रुकने नहीं देता, जमा देता है। उसका सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा एक इजी लैंग्वेज में ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है, ठीक है। हमने देखा था आरबीसी का क्या नाम था? एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या था? ल्यूकोसाइट। और इसका क्या था? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट का, ठीक। ल्यूकोसाइट साथियों, मैंने कहा था कि इसको याद करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि लिकोरिया, सफेद रक्त, कहते हैं कि सफेद धातु जब, है ना, खास करके महिलाओं से संबंधित ज़्यादा ये सफेद धातु का स्राव ज़्यादा होता है तो कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बड़ा खतर। लिकोरिया से ल्यूकोसाइट बहुत ही इजीली ये याद होने वाली चीज़ है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट ए, सबसे पहला ए, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसका एक वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट, ठीक, और ये क्या? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। अब इरेगुलर, चलो ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं हम लोग। इस सारे ब्लड क्लॉटिंग जितने होते हैं, जितना शुरू से अंत तक की जो प्रक्रिया होती है 3-4 मिनट में जो होती है ब्लड क्लॉटिंग, है ना, रुकना, दबाना उसको। साथियों, बचपन में हम लोग जब नहाते थे, खास करके पोखरे में, गांव के पोखरे में, ठीक है, आज भी मैं गांव में ही रहता हूं और गांव में से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उस समय जोंक वगैरह होता था ना, जब चोट हम लोग बहुत लगती थी, उस समय खेलते कूदते थे, तो जोंक वगैरह जब पकड़ लेता था तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ाते थे। अगर छोड़ता भी था तो जहाँ घाव वगैरह होता था चपका देते थे। तो कभी कभी घुस जाता था बहुत अंदर तक, सोखते सोखते ये होता था कि गंदा खून सोख लेगा, हम लोग को मतलब आराम हो जाएगा, क्या घाव, चोट। आज के लोग तो देख के डर जाए, लेकिन शायद आपने भी किया हो। तो उस समय अंदर घुसने की प्रक्रिया बड़ी तेज हो जाती थी, जोंक, है ना, लीच जो होता है उसको फिर खींच खाच के किसी तरह निकाला जाता था, फिर ब्लड बहुत बार बहुत ज़्यादा बह जाता था। फिलहाल इन सारे प्रक्रिया को जो शुरू से अंत तक, अंदर से लेके बाहर तक आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। 3-4 मिनट लगता है इसमें, ठीक है। इसमें होता क्या है? एक हिपैरिन नामक तत्व पाया जाता है किसके अंदर? रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर हिपैरिन, जो हमारे शरीर के अंदर चलने वाले खून को जमने नहीं देता। अगर ये ना होता साथियों, अगर ये ना होता, इसका काम बड़ा गजब का है, अंदर संचालन करना, बाहर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, अंदर संचालन करना। तो हिपैरिन नामक अगर ये तत्व नहीं होता तो हमारा शरीर अंदर जम गया होता, मतलब वो ब्लड, लेकिन वो जमने नहीं देता। वो कुछ ना कुछ घोल ऐसा छोड़ता रहता है कि चलो भैया थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो हिपैरिन है, चलो हम थाम लेंगे, ठीक है। वो एकदम फ्लो किया रहता है, दुनिया भर की चीज़ें ऐसे वैसे, सारा जो करोड़ों अरबों जो तार जुड़े हुए हैं ना ब्लड से, ब्लड वाली जो धमनियाँ हैं, जो आपके शिराएँ हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें जो फ्लो बनाए रखता है, जो जमने नहीं देता, वो है हिपैरिन, है ना। 1000 बार पेपर में आया हुआ है, आप जानते हैं हिपैरिन। लेकिन बाहर अगर नहीं जमे
तो हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा, लोग मर जाएंगे, खून की मात्रा कम हो जाएगी। तो अभी देखते हैं हम लोग कैस्केडिंग प्रक्रिया में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट माने इसका नाम है किसका, प्लेटलेट का। अभी मैंने देखा थ्रोम्बोसाइट, ये जब बाहर आता है साथियों, मान के चलो कहीं कट गया, ठीक है, कहीं कट गया। अब ये आपका मान लीजिए कोई प्लेस है, ठीक है, और यहाँ पर कट गया, ठीक, यहाँ पर बाहर ब्लड निकलने लगा, ठीक है, मान लीजिए हाथी है, हाथ। तो ज्यों ही थ्रोम्बोसाइट, देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसका कोई योगदान नहीं है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में कोई भी योगदान नहीं है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, केवल प्लेटलेट का योगदान है। और जो ही प्लेटलेट, चूंकि तीनों है उसमें खून में, जो ही प्लेटलेट संपर्क में आता है एयर के, अभी तक तो अंदर है एकदम शेप है, उसको नहीं पता है, एसी उसी में फिट है एकदम, लेकिन जो ही दरवाजा खोल के बाहर आता है, दरवाजा खोल मान लो कट गया, टूट गया, फट गया, दरवाजा खोल के जो ही बाहर आया, उसका वायु से संपर्क हुआ, है ना, ऑक्सीजन से संपर्क हुआ, तो क्या बन जाता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन साथियों, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, यानी थ्रोम्बोसाइट जो ही एयर से जुड़ा, जो ही उसमें आया, उसको एक नया रूप मिल गया। जैसे मान के चलिए आप 24 घंटे एसी में हैं, 10-20 साल से एसी में हैं, कभी निकले नहीं हैं, जो ही दरवाज़ा खोल के आप बाहर जाते हैं तो अजीब टाइप का माहौल मिलता है और आप अजीब टाइप बन जाते हैं। ठीक है, आपका चेहरा वहाँ गोरा था, वहाँ काला हो गया बिल्कुल, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। ठीक, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, चलिए एक तत्व साथियों जो हमारे मिनरल्स है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम से भेंट करता है। अब सोचिए हमारे शरीर में कितने मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आपका आयरन है, क्लोरीन, पता नहीं कितनी चीजें हैं, हमने पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन में। सोचिए कैल्शियम से जो ही मिलता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये कैल्शियम से जब मिलता है तो इसने दोनों ने प्लानिंग किया कि एक सोया हुआ सांड है, सोया हुआ कुंभकर्ण है, वह है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन साथियों, ये भी एक प्रोटीन है और वो कहाँ बनता है, वो लीवर में बनता है। और इस लीवर में बनाता कौन है, विटामिन के बनाता है। ध्यान दीजिएगा, अब सोचिए आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, ब्लड के थक्का जमने में विटामिन के, ब्लड के थक्का जमने में कौन सा मिनरल, कैल्शियम, ब्लड का थक्का जमने में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ब्लड का थक्का जमने में प्लेटलेट्स, कहाँ से कुल क्या है। अब आप इंटरकनेक्टेड होकर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ से इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो लीवर जो हमारा है वहां तो बहुत चीजें जनरेट होती है, वहां पर विटामिन के जो होता है ना, विटामिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेप्थाक्विनोन, विटामिन के ये क्या काम करता है, बनाता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण में बड़ा सहयोग देता है प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन ये इनएक्टिव है, यहाँ पर इनएक्टिव, शरीर में इनएक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, इसको जगाने का काम मात्र 2 ही आदमी कर सकते हैं, एक भगवान राम और एक हाथी घोड़ा। ठीक है, ये कुंभकर्ण है। तो पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं, उनको चूंकि उनसे मरने की इसकी इच्छा थी कि हम मरेंगे तो उन्हीं से मरेंगे, और कैल्शियम ये जो है भोपा नगाड़ा है सब है, दोनों मिल करके इसको जगाते हैं, उड़िया बेटा उड़िया, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई, मुंह धो लो, उठ जल्दी जल्दी करो, खून चोट लग गई है, तुम्हारा काम आ गया, अब जाओ। ये पट्टा इसको जब एक्टिव करते हैं, जब इसको जगा देते हैं, तो जागने के बाद इसका नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। ठीक है, प्रो गायब हो जाता है, थ्रोम्बिन। ठीक है, ये हो जाता है थ्रोम्बिन। माने जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था वो कैल्शियम, माने कौन सा खनिज पदार्थ काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड का थक्का जमाने में, कैल्शियम। ये दोनों मिलकर के जगाते हैं सोए हुए माने कुंभकर्ण को, सांड को, वह प्रोथ्रोम्बिन। ये कहां से बनता है, लीवर से बनता है। और कौन बनाता है, विटामिन के। इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान है। और इसको जगा देते हैं जब, तो इसका नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। कहता है भैया अब मैं जाग गया, अब मेरा नाम है थ्रोम्बिन। ठीक है, अब आता देखिए इधर, थ्रोम्बिन जाग गया। अब ये कहेगा, जो प्लाज्मा में हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, याद करिए। एल्ब्यूमिन का काम हमने क्या बताया था,
ग्लोबुलिन का काम हमने क्या बताया था, फाइब्रिनोजन का काम हमने बताया था थक्का जमाने में काम आता है। अब देखिए इंटरकनेक्टेड सब हो रहा है, यहां पर आ जाएगा फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन ये जो है प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये तो आप देख ही रहे हो क्या, ये भी प्रोटीन है लेकिन दूसरे रूप में आ गया। ये दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं थ्रोम्बिन, सॉरी फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन, ये फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। अब सोचिए हम लोग जानते हैं फाइबर माने क्या होता है, रेशा, रेशा टाइप, फाइब्रिन बन जाते हैं। बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करो, खून बह रहा है, तुरंत रोकना, हमको रोकना, क्या जाली बनाओ, फटाफट फटाफट बांस वांस लेके आओ, उस पर जाली लगाओ, जाली लगा के उस पर ढको, किस पर ढको, गेट पर लगाओ, ढको। अब ये फाइब्रिन, फाइब्रिन माने रेशेदार हो गया। अब इसका मान के चले ये इस टाइप का इन्होंने जाली बना लिया, ठीक है, जाली बना लेगा, चल भैया जल्दी से तुरंत तैयार हो, फाइब्रिन बन गया, ठीक है, किसका किसका, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन बन गया। अब इस फाइब्रिन में आ गया आपका प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट, जो ये छोटे छोटे कण थे, इस टाइप का कण थे, है ना, इस टाइप का कण थे, छोटे छोटे कण थे, ये आ गया प्लेटलेट में। जब ये दोनों, अब सोचिए ये तो आपका फाइबर बना दिया, जाली बना दिया, कौन, फाइब्रिन, और यहाँ पर आके प्लेटलेट यहाँ अटक गया, ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट यहाँ अटक गया, यहाँ अटक गया, यहाँ अटक गया, यहाँ अटक गया, कुल घेर लिया पूरा। आ जा बेटा, खून कहाँ जाओगे, कहाँ निकलोगे, एक तो जाली लगा दिया फाइब्रिन ने, फाइब्रिन में रेशेदार हो गया, फाइब्रिन हो गया, जाली लगा दिया। अब उसके बाद जो बचा कुछ थोड़ी बहुत जगह थी कि खून निकले, निकल के थोड़ा थोड़ा निकल रहा था जो हल्का फुल्का, वो बेटा ये प्लेटलेट का काम किया, माने दानेदार है, टुकड़े टुकड़े छोटे 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 छोटे, जैसे आप लोग केसर देखा होगा, तो केसर का अगर टुकड़ा कर दिया छोटा, उसी टाइप आके यहाँ चपक गए, यहाँ चपक गए, यहाँ चपक गए, पूरा बंद कर दिया। अब कहाँ से आएगा, अब ब्लड बन, ब्लड बन, जो रिस्क के थोड़ा सा छन छन के इधर आ जा रहा है वही जम जाएगा, और जम करके वही पपड़ी बन जाएगा, पपड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग ऐसे हो जाता है। किसका किसका योगदान है साथियों, थ्रोम्बोसाइट माने आपका प्लेटलेट्स का योगदान है, ठीक है। विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन नामक प्लाज्मा प्रोटीन का योगदान है, फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट, ठीक है, तीन चार चीज़ों का नाम आ गया इसमें, प्लेटलेट का नाम आ गया, फाइब्रिनोजन का नाम आ गया, विटामिन के का नाम आ गया, और ये प्रोथ्रोम्बिन का नाम आ गया, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये सारी चीज़ें मिल करके क्या कही जाती है, कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस, और इतने चीज़ों का योगदान होता है। देखिए थ्रोम्बोसाइट, एयर मिल गया, हिपैरिन, हिपैरिन अंदर जमने नहीं देता खून को, ठीक है, और फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट। चलिए एक मैंने लिख दिया फैक्टर 9 साथियों। वैसे सही बताऊं ये तो बहुत हल्के लेवल में है, ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर लगभग होते हैं, 13 फैक्टर, ठीक, 13 चीज़ें काम आती है ब्लड। अगर आप बड़े लेवल पे आप पढ़ने जाओगे, है ना, नीट वगैरह की, तब आपको डॉक्टर बनना तब ऐसा पढ़ाए जाएंगे। 13 में जो फैक्टर 9 है, फैक्टर 9 उसको हम लोग बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, ठीक है, क्रिसमस फैक्टर, ठीक। अगर ये कमी हो जाती है, क्रिसमस फैक्टर अगर ये गड़बड़ है, जैसे पहला फाइब्रिनोजन ऐसे ऐसे करके 13 फैक्टर है, अगर ये क्रिसमस फैक्टर जिसको बोलते हैं फैक्टर 9 की कमी हो गई, तो जान लीजिए आपका ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाएगा, और नहीं क्लॉटिंग होगा तो आपका रक्त बहता ही जाएगा, और उसको तब क्या हो जाएगा, है ना, हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, ठीक है, हीमोफीलिया। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में भी हीमोफीलिया जान लीजिए, रक्ताल्पता, माने ब्लड बहता चला जाएगा, ब्लड बहता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, क्लॉटिंग होगा ही नहीं, ठीक है। और ये किस टाइप का है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, माने आपका आनुवंशिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक गुण है, यानी बाप से बेटे में, बेटे से बेटे में। ये कौन सा, हीमोफीलिया रोग, ठीक है। रक्ताल्पता माने, रक्ताल्पता वैसे अनेमिया होता है, लेकिन अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप लोग जानिए। हीमोफीलिया माने ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है, 9 फैक्टर 9 जो होता है, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो आपका ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं अभी, ठीक। ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म ये जितना होगा पर्याप्त है। अगर कहीं से इधर इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैं दूसरे क्लास में कर दूंगा इंक्लूड, आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम हो करिएगा। नमस्कार।